अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। 25 नवंबर ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। वैसे तो हर साल पूरा साल और साल के 365 दिन हम इसी बारे में बात करते हैं, लेकिन चूँकि ये ख़ास मौका होता है, ये ख़ास दिन होता है जिसको पूरी दुनिया में हर बंदे की नज़र जो है वो इस मसले की तरफ होती है, इस पर बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घरेलू तशद्दुद की ही बात की जाए, बल्कि हम देखते हैं कि ज़हनी जिस्मानी तौर पर भी ख़वातीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कौमी असम्बली में कुछ आदाद व शुमार पेश किए गए थे 3 साल के। अगर बात करें उनकी, तो ख़वातीन पर तशद्दुद के जो वाक़यात रोनमा हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 63,000 है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इससे इख्तलाफ करते हैं। उनका कहना ये है कि ये तादाद कम दिखाई गई है, बल्कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो कि इस पर काम कर रही हैं। इस तरह के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। किस तरीके से इन बढ़ते हुए केसेस में कमी लाई जानी चाहिए और किस तरीके से इस मसले पर बैठकर बात होनी चाहिए, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम बनाम सरकार में हम जानेंगे। मुझे बताइएगा कि औरतों पर बढ़ते हुए तशद्दुद को कैसे देखती हैं आप? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कभी जो है वो रेप केसेस सामने आ जाते हैं, कभी हरासमेंट हो जाती है। कैसे रोकना चाहिए इसको? हुकूमत को चाहिए, इदारों को चाहिए कि वो साथ दे। जैसे हम लोगों की कम्युनिटी है, जैसे हम लोग आखानी है, तो उसमें काफ़ी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, उसमें तो इतनी नहीं है। राइट होना चाहिए। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि औरतें जो है ना वो अब ज़्यादा बोलने लग गई हैं, लड़की बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों क्या बोलते हैं, उर्दू सेम है, राइट। तो औरत की भी हक होना चाहिए। इस्लाम में मतलब दोनों को हक है ना, दोनों को इस्लाम में हक है कि वो बोल सकती हैं, औरत भी बोल सकती है, औरत भी इंसान है, पढ़ी लिखी है। तो उसको ऐसा नहीं रखना चाहिए कि बेटा, मतलब ये बेटी है, ये बेटा है। मतलब आप अब मेरी बेटी है, मैं उनको बोलती हूँ बेटा आप जो है ना ऐसे रहो, आप लड़के हो, इस तरह से चलो, ताकि उसके दिमाग में ये नहीं हो ये लड़के से मैं बात कर रही हूँ तो ये घबरा रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए। माँ को भी चाहिए, बाप को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी को मतलब ऐसा सिखाए कि आप जैसे चलो, आप ऐसे चलो कि आपको कुछ भी नहीं। हम भी तो चलते हैं, हम भी तो बाहर। हमारे माशरे में ये तो सिखा दिया कि मतलब लड़की को तालीम देनी है या उसको पढ़ाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को, लड़कों को स्पेशली नहीं बता पाए हैं वो, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आता कि अगर औरत पढ़ी लिखी है तो उसको कैसे हैंडल करना है। आपको लगता है सही है? ऐसा ही है? ऐसा ही है, माँ बाप को सिखाना चाहिए। जो लड़कियों को बोलते हैं हम लड़कों को भी वही बोलना चाहिए कि सेम है दोनों, बच्चे तो दोनों सेम है, लड़का है लड़की है, हमारे लिए तो सब बराबर है। अच्छा, ये जो इतने केसेस हम देख रहे हैं हरासमेंट के कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, तो ये माँ बाप की गलती है, अपने बच्चों को, बेटों को तरबियत नहीं करते हैं। ज़्यादातर गलती लड़कों की होती है। अगर लड़कों को सही तरबियत करें तो फिर किसी की बेटी को इस तरह गलत हरकत नहीं करेंगे, गलत नज़र से नहीं देखेंगे। उनकी भी बहनें हैं, उनके घर में भी माँ है, तो माँ बाप का कसूर है। वो उनको सही तरबियत करें, फिर बुराई। थोड़ी आज़ादी देना चाहिए बेटियों को भी, उनको राइट देना चाहिए ताकि वो भी बाहर जा सके, वो भी स्कूल जा सके, वो भी आगे कॉन्फिडेंट, वो भी रेस्टोरेंट में काम कर सके। मुझे ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन पर जो घरेलू तशद्दुद हो रहा है उसमें इजाफा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है वजह क्या है इसकी? गुर्बत, काम धंधा नहीं है, रोजी नहीं है। घर जाती है तो बीबी मांगती है शोहर से, शोहर कमा कर लाते नहीं है, तो फिर यही होता है। और क्या होता है? अच्छा, आजकल जो हम देख रहे हैं ये वैसे वाकई बुनियादी वजह है कि गुर्बत जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। आपको लगता नहीं है कि अब ज़्यादा हो गया है? मतलब हम देख रहे हैं कि तो महंगाई भी तो ज़्यादा हो गई है ना, गुर्बत भी ज़्यादा हो गई है, काम धंधा है नहीं। माँ बाप बेचारे को, बच्चे को इतना पढ़ाते हैं, पेट के पाटा बांध के पढ़ाते और नौकरी मिलती नहीं है, तो फिर बच्चा क्या करेगा? वही उल्टा सीधा करेगा का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम ये देखते हैं कि आजकल औरत को तो बता दिया जाता है, औरत के हक़ की बात भी हो जाती है, औरत पढ़ी लिखी होनी चाहिए, औरत को आज़ाद होना, मतलब आज़ाद होगी थोड़ी सी तो माशरे में चल फिर सकती है। लेकिन बच्चों को, अपने लड़कों को हम वो तरबियत नहीं देते कि अगर आपको लड़की देख रहे हो उसकी इज़्ज़त करनी है आपको। तो लगता नहीं है मर्दों या लड़कों की वजह से वो इज़्ज़त जो है वो इस तरीके से औरतों को नहीं दी जा रही है अब?
औरतें भी तो ऐसी तरह घूमती फिरती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, सर पे दुपट्टा नहीं होता है तो फिर जाहिर है वही मिलेगा। जैसा हमारा पहरवा होता है इस तरह हमको इज्जत मिलती है। सर पे दुपट्टा ओढ़ के पूरा अपना जिस्म सही तरीके से बाहर निकालो, कौन सामने देखते हैं? अगर औरत अबाया वबाया पहन के निकले, कोई दुपट्टा लेकर किसी की निकले, मजाल नहीं है कि सामने देखे, लेकिन वही होता ही नहीं है, तो फिर क्या करें? आज जो है वो औरतों पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और मुझे बताइए जो बढ़ते हुए केसेस हैं ख़वातीन पर तशद्दुद के, आप क्या समझते हैं, वजह क्या है इसकी? इसकी सबसे पहली वजह है मोबाइल है। अपने बच्चों को जवान बच्चों को जो है ना बंदा मोबाइल ही नहीं दे, ये सारे मसले मसाइल जो है ना मोबाइल से हो रहे हैं। हाँ, तो बंदा अपने बच्चों के ऊपर ख्याल रखे, दीनी तालीम थोड़ा कोशिश कर ले बंदा मदरसों में। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर घर पर किसी भी बात पर झगड़ा वगैरह होता है तो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, हमेशा हम देखते हैं कि मियाँ जो है वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। आपको क्या लगता है, उठाना चाहिए हाथ? बात तो ज़बान से, हाथ तो नहीं उठाना चाहिए, उसके लिए बैठ बात के बात करें, बड़ों को बीच में बिठाएं, तरीके से बात कर लें। तो ये तो हल नहीं है। अगर आपने हाथ उठा दिया तो मसला क्या होगा, वो अपनी माँ के घर चली जाएगा, फिर चंद बात जो है ना फिर बोलेगी डिवोर्स दे दो मुझे, तलाक दे दो, तो मसला सारा यहीं से ख़राब हो जाता है। अच्छा, औरतें अपने हक की बात करती हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं माशरे में जिनको पसंद नहीं आता। क्या समझते हैं आप कि औरतों को क्या अपने हक की बात नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, मगर आजकल जो महंगाई है आपको पता है हर आदमी कैसे परेशान है। ये हम सामने जो आप इतनी बड़ी मस्जिद देख रहे हो, उसके सामने ऐसे ऐसे फैमिली मैंने देखे जो भीख मांगते हैं ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। हमारे 22 साल हो गए यहाँ पे तकरीबन, तो 22 साल के अंदर ऐसे ऐसे फैमिली मैंने देखी। अभी भी एक बच्ची खड़ी हुई, जाके देख लो, उसका ड्रेस देखो, उसका लिबास देख लो, मुझे वो नहीं लग रहे मांगने वाली, मगर क्या मजबूरी हालात है। तो ऐसे वाइफ को भी उस टाइम पे और शोहर को भी देखना चाहिए कि खर्चे अपने लिमिट से तरीके से कर ले। आजकल आम आदमी का 40,000 30,000 सैलरी है, अगर वो सेठ को बोले कि सैलरी मुझे बढ़ा दो, क्या बोलते अपना बंदोबस्त कर लो, तो बेचारा कहाँ जाएगा? तो फिर वो घर जाके बीवी वगैरह से झगड़े होते हैं। बस यही मसले होते हैं। अभी आपने चंद महीने पहले देखा था एयरपोर्ट के सामने जो बच्चे स्कूल से आए थे, उसका बाप एयरपोर्ट में काम करता था, ERY ने बोले वो कैमरा चेक किया था, तो उसमें ये बताया था कि मेरे बाप के पास जो है ना पैसे नहीं है, तो हम 1 बजे तक यहाँ बैठते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। फिर 2 महीने के बाद पता चला कि पैसे नहीं थे, तो बेचारे इतने होशियार थे कि अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं दे रहे थे। तो ऐसे बच्चे भी हैं माशाल्लाह। तो घर वालों को मिल के, शोहर को भी मिल के जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि आज जो है वो ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ठीक है। मुझे बताइएगा कि ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं कि ख़वातीन होती हैं घर पे, तशद्दुद हो रहा होता है, तो मुझे बताइएगा क्या समझती हैं इसकी वजह क्या है? जहालत है, जहालत ही कह सकते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आजकल तो लोग ये बात भी करते हैं कि औरतें ज़बान बहुत चलाती हैं, जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात होते हैं। समझती हैं ऐसा है? ये भी वजह है? ये भी वजह है। शौहर परस्त बीवियाँ जो नहीं होती है ना, तो यही करती है। और बस यही कह सकते हो मैं कि बदतमीज़ होती है वो औरतें जो नहीं समझती, अहमियत नहीं देती, बड़ों को नहीं देती, तालीम की कमी की वजह से। अच्छा, हम ये देखते हैं कि औरत को तो हमने बता दिया, या औरत खुद इतनी एजुकेटेड है कि अब वो जॉब भी कर रही है, बाहर भी निकल रही है, लेकिन हम अपने लड़कों को, अपने बच्चों को ये तालीम या ये नहीं सिखा पाए हैं कि अगर औरत एक काम कर रही है या बाहर निकली है घर से, या उसने कुछ भी पहना है जी, तो आपका फ़र्ज़ है उसकी इज्जत करना। ये बात तो हकीकत है, ये तो करना चाहिए। उसको फ़र्ज़ बनता है मर्द का कि उसको इज़्ज़त दे, मोहब्बत करे उससे, और उसके साथ शाना बशाना रहे, उसका ख्याल करे। तो औरतें जो अपने हकूक़ की बात करती हैं, आपको लगता है कब मिलेंगे औरत को उसके हकूक़? इंशाल्लाह मिल जाएंगे, सब्र करेंगे, और क्या कर सकते हैं। मुझे बताएं कि केसेस इतने बढ़ गए हैं, तशद्दुद के, हरासमेंट के, रेप केसेस बढ़ गए हैं, क्या समझती हैं वजह क्या है? वजह हम लोगों की है, वजह सब वजह हम लोगों की। एक तो हम लोगों को लेडीज़ को भी चाहिए नॉलेज हो, इस्लामी लॉ के हिसाब से चलें। वो इस्लाम में हमारे क्या लिखा हुआ है, सब्र, शुक्र और अच्छी तरह रहना। हम खुद भी लेडीज़ की पहले तो मैं बात करूंगी कि वो खुद भी इस तरह जाती हैं, इस तरह आती हैं, इस तरह सब कुछ करती हैं। ज़ाहिर मर्द देखेगा तो क्या करेगा। अच्छा, आपको लगता है हम ये एक्सक्यूज़ तो दे देते हैं कि औरत ये पहनेगी तो मर्द तो ये करेगा? ये हमारा कंट्री फॉरेनर तो नहीं है, वहाँ तो किसी को देखता भी नहीं। मैं पूरे तकरीबन दुनिया में घूम कर आई हूँ, वहाँ मैं खुद पैंट शर्ट पहनती थी, कोई नहीं किसी को देखता। बट पाकिस्तान में आपको पता है यूँ देखते, मैं खुद देखती हूँ कि यूँ देखते, यूँ जब तक वो लड़की गुजर नहीं जाती आप यूँ देखते रहते हैं। घर तक छोड़कर आते हैं? घर तक छोड़कर आते हैं।
बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये तालीम की कमी है? यस, तालीम की बहुत कमी है, तालीम की तो खैर बहुत कमी है, और फिर हम लोग सोचते समझते नहीं है। ख़ास तौर पे जो मुझे पता चल जाए ना, मैं एक समझ लें एक छोटे तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि मुझे ये पहन के मैं बहुत अच्छी लगूंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे ये करके क्या, मैं कहाँ घूमूंगी, किधर जा रही हूँ, मैं किस कंट्री में रह रही हूँ, ये सब सोचना। ये इस्लामिक कंट्री है, आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। हमें पता है हमारे मर्द कैसे हैं यहाँ के, ये भी सोचना है ना, फॉरनर तो नहीं है हम। अच्छा, तो अगर हमें पता है हमारे मर्द कैसे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मर्दों को बिठा कर अब समझाने की ज़रूरत है कि अपनी मतलब कोई भी आपकी बहन है, बेटी है, बीवी है, उसको मारना जो है वो हल नहीं है? मारना तो हल नहीं है, मारने का तो इजाज़त है ही नहीं। इवन को जानवर को मारने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने अगर थप्पड़ मारा है ना मुंह के ऊपर, तो जानवर को भी थप्पड़ मुंह पे मारने की इजाज़त नहीं है आपको, पता है आपको? अच्छा, हम देखते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल तो होता है। हमेशा ऐसा होता है कि बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हाँ। आजकल हम ये देख रहे हैं माँ बेटे का कोई तनाज़ा हो जाता है तो बेटे हाथ उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए, पहली बात तो हमारी तरबियत है, बचपन से बच्चों को ऐसी तरबियत दी जाए। ऐसे भी घर हैं जो कि माँ बाप को सलाम करते हैं, पैर चूम के जाते हैं बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल ऐसा भी घर मैंने देखा है, मैंने खुद देखा। और इतने बड़े डायरेक्टर हैं जो अपनी माँ को हाथ लगा के पैरों में जाते हैं, तो वो भी तो तरबियत है। एक ये तरबियत है हमारी। बचपन में जैसे ही वो 2 साल के भी नहीं होते, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ाया जाता है। क्यों भाई? अब पता है मोबाइल से कितना नुकसान हो रहा है बच्चों का, और मोबाइल की तरफ जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी पीछे को जा रही है। मतलब ये जो औरतें बात करती हुई नजर आती हैं अपने हक की, हम देखते हैं कभी बिल्कुल औरत हक- मार्च हो रही है, बिल्कुल। आपको लगता है कि होना चाहिए, मतलब इस तरह के जो हुकूक की बात कर रही हैं खवातीन, हाँ, वो हुकूक उनको मिलने चाहिए? मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। ख़वातीन तो मासूम है ना, वो तो औरत को मासूम समझा जाता है, लेकिन आजकल की जो औरत है ना, वो बस थोड़ा सा उनको भी सब्र, मेन चीज़ है सब्र। सब्र भी करना चाहिए उनको, और अच्छी तरह रहना चाहिए। हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो कुछ कहता है आप थोड़ा सब्र कर ले, अगर हम कुछ कहते हैं तो वो थोड़ा सब्र कर ले, उसके बाद में या थोड़ी देर के बाद ये लोग सही हो जाते हैं। लेकिन इसको तूल नहीं पहुंचाए कि हम ये करेंगे वो, ऐसा नहीं करें। ठीक है जी, दोनों को समझना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरतों के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बहुत ही सही तरीके से औरतों के मसाइल को जो है वो माशरे में उजागर कर पाती हैं। इसी हवाले से एक नाम हमारे ज़हनों में गूंजता है और वो है आलिया बर्नी साहिबा का, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं और ख़वातीन के लिए बहुत कुछ कर भी रही हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि हम ये दिन मनाते हैं, इस तरह के बहुत से दिन हम पूरा साल मनाते हैं, इनसे कुछ हो पाता है हमारे माशरे में? क्या जवाब दूं इसका? सच तो ये है कि नहीं, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और ये कम से कम सच बोल के इतनी तसल्ली ज़रूर है कि जो ख़वातीन सुन रही हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि हम सच ही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि चलो एक सेलिब्रेशन हो जाती है या अवेयरनेस मिल जाती है, तो अवेयरनेस किसको नहीं है कि घर में होना चाहिए? अवेयरनेस किसको नहीं है कि हमारे क्या हुकूक हैं? अच्छा, अगर फ़राइज़ की हम बात कर रहे हैं और कोई फ़र्ज़ को समझ ले, तो मैं कहती हूँ कि ये इसका बहुत अच्छा एक बामकसद हमारा दिन गुजरा। लेकिन फ़राइज़ पर लोग बात कम करते हैं। आप अमूमन अगर उन सेमिनार्स में, उन कॉन्फ्रेंसेस में भी जाएं, तो आम तौर से आवाज़ जो स्पीकर्स आते हैं उनमें से भी हक और हक की आवाज़ आ रही होती है। मुझे लगता है इस फॉर्मेट को चेंज होकर अब फ़र्ज़ और फ़र्ज़ की बात करनी चाहिए। बिल्कुल चेंज कर दें, यानी एक साइकी है जो हमारी जहनीत है उसको ही बदल दें। हम हर वक्त ये सोचें कि हमें क्या अदा करना है, हमें दूसरे को कैसे फेवर देनी है। अगर एकदम तो नहीं आएगा चेंज, क्योंकि हमें मांगने की आदत बहुत ज़्यादा ही हो गई है। लेकिन मैं समझती हूँ कि 2 साल में, 4 साल में कुछ ना कुछ हमें तब्दीली नज़र आएगी। और फिर ये कि मर्दों को खुदारा, ऐसा नहीं है कि मर्दों ने ज़्यादतियाँ नहीं की, लेकिन बार बार मैं कहती हूँ कि खुदा के लिए उनको इतना टारगेट ना करो कि हद से तजावुज़ ना करो। जो उन्होंने बुरा किया या जो किया, तो जिसने बुरा किया उसको सज़ा दो, सबको ना लेबल करो। दूसरा ये है कि हम अपने गरेबानों में, हम औरतें, हम अपने गरेबानों में भी झांकें, हम देखें कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हमारी थी। हम ये देखें, ऐसा तो नहीं है अल्लाह ताला ने तो जो पैर की चूंटी है उसको भी कोई ना कोई काम दिया है, ताकत दी है। हम तो जीता जागता इंसान है, मुकम्मल इंसान है। कैसे मुमकिन है कि हमारे पास ताकत ना हो? अपनी ताकत को जायज़ तरीके से इस्तेमाल करें, अपनी ताकत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल करें और एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएं। मुझे आज भी माशरे में औरतें उस तरह साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आती जिस तरह से आना चाहिए। तो जब धड़े हमारे ही अंदर बने होंगे, हम ही अलग अलग ग्रुप्स में बैठे होंगे, तो फिर दूसरों से क्या हम शिकवा करेंगे? तो एक साथ मिल जाएं। और एक जो मुझे बहुत अच्छे अल्फाज लगते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि शेख सादी की जो बात है कि अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। तो अगर औरतें कहती हैं बहुत नाजुक हैं, बहुत नरम है, हम बहुत सारी औरतें खुद को कमज़ोर समझती हैं, तो अगर ऐसी भी कोई बात है तो जब
चिड़िया मिल जाएं तो शेर की खाल उतर सकती है, तो फिर औरतों की ताकत तो क्या ताकत रखती है। अच्छा आलिया साहबा, हम ये बात कर रहे थे औरतों के मतलब हवाले से पूरा एक दिन मनाए जाते हैं उनको, ताकि उनको उनके हुकूक मिल सके, जैसे आप बात भी करी थी। हम स्पेशली अपने माशरे में देखते हैं कि घरेलू तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनके बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं। इनके बारे में बताइएगा, इनकी स्टोरी बताइएगा, ताकि फिर हम इनसे भी बात करें। ये तो हमने बात की ना शादीशुदा घर और मोटी छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, हमने उनको डिस्कस किया। एक और चीज़ है जिसको कहना ज़रूरी है, जायदाद। देखें, उन चीज़ों को मैंने टच ही नहीं किया। जायदाद में औरत का हिस्सा है, बिल्कुल है। उसको खाने में पीने में बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं है, बिल्कुल। तालीम दोनों की बराबर है, इन चीज़ों पे कोई बहस नहीं है। मैं जिन चीज़ों को बहस मानती हूँ वो वही है जो मैंने शुरू में कह दी हैं। अब ये जो मेरे साथ खातून बैठी हैं, जायदाद, ये जायदाद का ही एक तरह से झगड़ा है। फिर इनकी ज़िंदगी में 2 मर्द आए और वो ये खुद ही अपने तौर पे बताएंगी कि ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ी। लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि जायदाद आपके सुकून के लिए है, वही जायदाद जब औलाद में लालच आ जाए तो हमारे लिए मुसीबत का बायस बनती है। और मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि माँ बाप किसी भी किस्म के जज्बात में आने के बाद अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी जायदाद औलाद के नाम करते हैं, कानून अभी भी बहुत सारे बने हुए हैं कि आप वापस भी ले सकते हैं, आप गिफ्ट कर दें, कुछ कर दें, वो 10 तरह के कानून बने, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं है। एक बूढ़ा माँ या बाप वो किस तरह से जाके कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगा, फीस भरेगा, सब कुछ करेगा, एक मुश्किल काम है। तो माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपनी चीज़ें कम से कम इतनी ज़रूर अपने हाथ में रखें कि अपनी पूरी ज़िंदगी को इज़्ज़त और सुकून से गुजारें। वरना ये शेल्टर होम में ऐसी बहुत सारी माएँ हैं और अमीना अम्मा जो हैं वो उन्हीं में से एक है। ठीक है, अच्छा हम जो है इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माइक ले लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ तक आप कैसे आई, वो बताइएगा। मेरे साथ घर पे मैं रहती थी, रोज़ झगड़े करते थे बच्चे। बच्चे आपके कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों ही ऐसे ही है, नाकारे। 3 बेटे हैं। आपके शोहर? उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, अच्छा। फिर मैं बोली, बच्चों अब तुम मेरे को रोटी दो, कपड़ा दो, ताकि मैं इज्जत से घर में बैठी हूँ। बहुत मैंने मेहनत करी, तुमको खिलाया। तो कह रहा हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, तेरे को खिलाएं। उनका जवाब सीधा छूट के। फिर मैं पड़ोस के अंदर चलती रही। फिर एक इतनी सी चाय के ऊपर मेरा झगड़ा हो गया सुबह सुबह। तो मैं बोली, बेटा मेरे को थोड़ा सा दूध दो, मैं चाय बना लूँ 1 कप। तो उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो भी मेरे पास आके बैठ गए। मैंने उनको भी दे दिया आधा था कप चाय का। चाय पी के मैं अपने बाहर निकल गई, तो बहू जो थी वो झगड़ा करने लगी। बेटा आया, उसने डायरेक्ट यहाँ से मेरे को मुंह पकड़ा और मेरे को चमटा रसीद कर दिया। मैंने उसी टाइम अपने कपड़े उठाए और मैं घर से निकल गई। फिर 1 महीने उसके घर पे सोई हूँ, उसके घर पे सोई हूँ, उधर रोटी खाई है, दूसरों के घरों पे रोटी खा रही हूँ। बेटे के आगे से ऐसे गुजरती थी, उसने ये भी नहीं सोचा कि ले मेरी माँ है, मैं हाथ पकड़ूँ इसका घर में ले जाऊँ। बोलना तो दूर गया, हाथ पकड़ के भी मेरा ले जाना गवारा नहीं किया उसने। मुहर्रम की 7 तारीख थी, शरबत बट रहा था, मैं भी वहाँ खड़ी हुई थी। मेरे को देख के अपनी बच्ची का उसने मुंह छुपा लिया कि बच्ची कहीं आवाज़ ना दे दे। 1.5 साल की बच्ची है उसकी, और वो अपने लेके मोटरसाइकिल पे बच्ची को लेके चला गया। मैं देखते देखते फिर मैं चली गई, डॉक्टर के पास चली गई, मैं दवाई लेने के लिए। डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोला क्या लगा, तुम सारन बरनी पे चलो, तुम वहाँ चले जाओ, छोड़ दो इन लोगों का पीछा, ये तेरे को नहीं संभालेंगे। कौन सा देखते हैं, तेरे को कपड़ा देते हैं या कोई चप्पल देते हैं या रोटी देते हैं, तेरे को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते तेरे को। तो नुई दर की ठोकरें खा के बोला तेरे को कोई भी पहना देता, तू अपने पहन के खुश हो जाती। मैं चली गई। फिर मेरे को यहाँ पे लाके छोड़ के गया वो डॉक्टर। आपके ये एक बच्चे के साथ थी आप? मैं एक ही के साथ रहती थी, मैं 2 के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि वो पहले ही बदतमीज थे पहले। अच्छा। मैं एक ही के साथ रहती थी कि ये मैंने छोटा सा पाला है, इसने मेरी हालात देखे हैं, मैंने किस तरीके से उसको परवास चढ़ाया। लेकिन उसको उतनी भी गैरत नहीं आई कि मेरी माँ ने जंगलों में लकड़ी काटी है, हाथ मुड़ गया इसका, सिलाइयाँ करी हैं घर में, लेकिन उसको कोई होश नहीं है। बीवी का गुलाम हो गया वो। जब मेरा शोहर मरा तो नू बोलता कि अम्मा मैं तेरी हिद्दत मैं करवाऊँगा, लेकिन उसने बोला कि मेरी इतनी तौफीक ही नहीं है तेरी हिद्दत करवाने की।
फिर मेरा भाई आया, वो मेरे को लेके चला गया 40 दिन के लिए। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ 40 दिन की इद्दत करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती। एक भाई ने बोला घर छोड़ दो, बर्तन बर्तन बाहर दो, सबों को दे दो बाहर, हमारे घर में जगह नहीं है रखने की। तो भाई एक छोटा सा कमरा दे दो मेरे को, मैं तुम्हारे पास रह लूँगी। चलो तुम्हारे इतने किराएदार हैं, एक किराएदार तुम समझ लो कि नहीं है उस घर के अंदर। वो उसकी बीवी को नागवारा गुजरी। आपके भाई के घर में भी भाई ने भी आपको नहीं नहीं रखा? साथ दिया उन्होंने भी। फिर मैं चुप करके बैठ गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरे को पर्चा लिख के दिया, कहले कि चलो मैं तुम्हारे को छोड़ के आता, रो मत, तकदीर अपनी बना तू अब आगे चल के। यहाँ आई तो सारन भाई के उस पर पहुँच गए। और वहाँ पे जो मेरे को फिर इधर लेके आए, अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ से तो फिर भी बहुत बेहतर हूँ। अपने मुंह उठती हूँ, अपने मुंह सोती हूँ, अपने मुंह बैठती हूँ, बैठी रहती हूँ, क्योंकि हाथ तो मेरा वैसे ही अपाहिज जब मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। फिर भी चलो मैं अपना कर लेती हूँ। ये देखो ये इनका हाथ है, ये इनका हाथ है, और ये मेरे हाथ की लकड़ियाँ काट काट के काम कर कर के खिदमतें कर कर ना, के। ये 2 नसें मेरी वो हो गई। ये बाजू भी इधर से सही है, यहाँ से जला हुआ हाथ है, उसके अंदर भी निशान है, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से हुआ ना। तो मुझे बताएं, अभी तक आपसे किसी ने राब्ता वगैरह नहीं किया? जायदाद का जो था, नहीं मेरे पास कोई नहीं आया, कभी भी किसी ने बात नहीं की? और नहीं। जायदाद का क्या मसला था? जायदाद का ये था कि उनका बाप का दूसरा मकान था, तो उन्होंने बोला था कि मकान का हिस्सा करवा के दो, तो हम तुझे रखेंगे और नहीं रखेंगे। इनके असल में दो शादियां हैं, तो पहले मैंने शौहर से की- वो मकान था। अच्छा, ये तुम मकान मेरे से भले लो, लेकिन मकान तुम्हारा नहीं है, वो मेरे हक मेहर का मकान है, मेरे बाप ने नाम करवाया था। अगर मैं अपनी खुशी से तुमको दे रही हूँ तो उसके 4 हिस्से कर लो। एक हिस्सा मुझे दे दो, मैं मदीने की ज़ियारत करूँगी, और दूसरा हिस्सा तुम 3 भाई बांट लो। तो लड़की मेरी बीच में कूदी, वो 5,40,000 वो लेके चली गई रोड पे से। बेटी भी थी आपकी? हाँ एक बेटी थी, वो लेके चली गई। एक बेटी का इंतकाल हो गया, 2 बेटी थी मेरी, 3 बेटे थे। बेटी के दरवाजे पे गई तो बेटी कह रही, बोला मेरे भाइयों ने तो मेरा मरना जीना वैसे ही आग कर दिया, मेरे को ख़त्म कर दिया। मैंने कहा आग करने वाला वो कौन होता है? आग तो मैं करूँगी ना। जब मैं अपनी औलाद को किसी को आग कर ही नहीं रही हूँ तो वो कैसे आग कर सकता है? पाला पोसा मैंने, पैदा मैंने किया। बस इन्हीं बातों पे जो झगड़ती रही है। बीवी अपनी तरफ खींचती रही उनको। तो बेटी ने भी जो है वो नहीं क्योंकि रखा? मैं एक ही घर की 3 लड़की लेके आई थी, और ये एक ही घर के 3 लड़के थे, तो उन्होंने मीटिंग अच्छी बनाई थी अपनी। तो आखिर में आके मेरे को धक्का दे के बाहर निकाल दिया। पहले बड़े बेटे ने धक्का दिया, फिर वो सबसे छोटे वाले ने धक्का दिया, जिसकी मैं बोल रही थी कि दूध के ऊपर झगड़ा हुआ, चाय के ऊपर, वो सब में छोटा है। बीच वाला तो किसी के प्लेटफार्म में है ही नहीं। वो कहता है ना मैं तू कहता हूँ ना मैं तू सुनता हूँ। वो अपनी सास ससुर के साथ रहता है और वो उधर ही रहता है। कहता मैं नहीं आता हूँ, नहीं जाता हूँ, नहीं मैं माँ को माँ बोल रहा हूँ, ना दादा को दादा बोल रहा हूँ। तो आपको अभी यहाँ पर रहे कितना टाइम हो गया है? मेरे को यहाँ 5-6 महीने हुए। 5-6 महीने हो गए। उसके अंदर देखो मैं इतनी बड़ी ज़ियारत भी करके आ गई मदीने की। माशाल्लाह। सारन भाई ने भेज दिया, भाभी ने भेज दिया। मैं आपकी तो इनको ख्वाहिश बेटी पूरी हो बोलती गई। हूँ, भाभी तो मैं नहीं बोलती हूँ, बेटी बोलती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी समान है। भाई सारन है, वो मेरे बेटे का जैसा है। अच्छा आलिया भाभी, बिल्कुल लास्ट में ये बता दीजिएगा, ये जो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, पहले हम देखते हैं कि बाप की तरफ से हो जाता है या भाइयों की तरफ से हो जाता है। अब जैसे इनका केस है, एक बेटा उठ के माँ को इस तरह मतलब इस तरह का सोचना भी हमारे लिए, हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि मतलब सोच भी हमें आ जाए तो हमें अपने आप से घिनाने लग जाती है, लेकिन हमारे माशरे की ये हकीकतें हैं, एक बढ़ता हुआ घरेलू तशद्दुद। आपको लगता है, क्या लगता है कि इसका ख़ात्मा मुमकिन है कभी भी? बिल्कुल मुमकिन है। अगर आज से हमने कहा ना कि हम ये सुनना, ये सोचने का भी हमें ख्याल और गुमान भी नहीं होता कि कोई बेटा ऐसा करेगा। हमारे माशरे में ऐसा नहीं था। ये अभी रिसेंटली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई 0% ये था। तशद्दुद होता है किसी हद, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तशद्दुद बढ़ गया है। तो हमें उन वैल्यूज़ को, उन चीज़ों को दोबारा रीचेक करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हमारी तरबियत में थी जो अब उनका फुकदान है। तो वक्त के साथ सकाफ़त भी बदलती है, हालात सब बदलते हैं, लेकिन
انسان وہی سمجھدار ہے جو اپنی بری عادتوں کو, بری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھی چیزوں کو اپنائے رکھتا ہے, چاہے وہ 100 سال پرانی ہو یا 500 سال پرانی ہو. تو ہم نے اپنے یہاں تربیت میں فقدان کیا ہے, ہم نے رشتوں کے احترام کو ختم کیا ہے, اور وہ پامال ہر طرف سے ہوئے. اور پھر ظاہر ہے وہ بیٹے, ان بیٹوں کو پیدا بھی ہم ہی عورتیں کرتی ہیں, ہم ہی پرورش کرتی ہیں, ہم ہی پروان چڑھاتی ہیں. تو صرف یہ کہہ دینا کہ معاشرے نے ہی کوئی چیز غلط کر دی ہے, غلط ہم نے بھی کہیں نہ کہیں کی ہے. تو اپنے آپ کو واپس لے کر چلتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ زندگی میں 2 قدم پیچھے لے کر بھی آگے چلا جاتا ہے. تو جو چیزیں ہم پیچھے اچھی کھو چکے یا کہیں آگے پیچھے ہو گئی, انہیں ہم دوبارہ لیتے ہیں. اور ایسے بچوں کو یا ایسے لڑکوں کو میں سمجھتی ہوں اگر سوسائٹی بھی پریشر ڈالے گی یا سوسائٹی ان کو ناپسند کرے گی تو سوسائٹی کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے. میں اگر آپ کو اپنے حوالے سے بات کروں, اس میں اہل محلہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میرے اہل محلہ میں اسی طرح سے ایک لڑکے نے اپنے ماں باپ پہ تشدد کیا, ان کی پٹائی کی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس گھر میں وہ چاہتا تھا اس کی حکومت چلے. جب ماں باپ زندہ ہیں تو اس کی حکومت کیسے چلے؟ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے پورے اہل محلہ کو جمع کیا تھا, وہ وہاں پر بیٹھے تھے اور مل کر سب نے وہاں پر فیصلہ کیا تھا کہ بیٹے کے اختیارات کیا ہیں اور ماں باپ کے اختیارات کیا ہیں. اور پھر وہ گھر کیونکہ ماں کے ہی نام تھا تو ماں آج بھی وہاں رہتی ہے, ماں باپ دونوں بہت اچھی زندگی گزارے, اور بیٹے کو وہ گھر چھوڑنا پڑا. تو جب محلے والے, معاشرے والے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو پھر اس طرح کے ظلم اور تشدد ہوں گے. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں عورت کیونکہ فزیکلی ویک ہے, وہ ذہنی طور پہ ہر لحاظ سے مضبوط ہے, لیکن جسمانی طور پہ تو میں سمجھتی ہوں ماں باپ بھی کمزور ہے نا. تو پھر ہر کمزور پر طاقتور حکومت کرنا چاہتا ہے. اس نظام کو ختم ہونا چاہیے. جو جس کا حق ہے وہ بن مانگے ملنا چاہیے, اور طاقتور کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمزور پر ظلم کرے. اگر کرے تو خاندان, لوگ, معاشرہ, قانون, حکومت, ہر چیز مظلوم کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے, اور مظلوم بھی وہ جو حق پر ہو. حق کا ساتھ سب کو دینا چاہیے. اچھا, آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی 2 شادیاں ہیں, تو یہ جو آپ کا حق مہر کا جو بھی پراپرٹی تھی یہ پہلے شوہر کی ہے, اور آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی پہلے شوہر کے. آپ کے 3 بچے اور 2 بیٹیاں, 5 بچے آپ کے پہلے شوہر سے تھے. اچھا, تو ابھی اس وجہ سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے؟ ہاں, اسی پیسوں کے اوپر ہی ہوا, گھر کے اوپر. تو انہوں نے گھر سے ہی میرے کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا. تو آپ کے دوسرے شوہر مطلب جب زندہ تھے تب ہوا کوئی پرابلم؟ انہوں نے کبھی کچھ کہا آپ کو؟ وہ بہت اچھا, بہت بھولا آدمی تھا, بہت سیدھا تھا. اور آپ نے پہلے بچوں جو بھی تھے, مطلب آپ کے جو 5 بچے ہیں, ان کو پالا آپ کے دوسرے شوہر نے جب آپ نے دوسری شادی کی؟ نہیں, وہ میں نے پالا تھا ان کو, پھر ان کی چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی کروا دی تھی میں نے. خود ہی پال کے اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کر لی تھی. میں نے کوئی کسی کے اوپر وزن نہیں ڈالا تھا. ہر طرح کی وجوہات بنتا ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس. ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے, ہمارے ساتھ عالیہ بڑنی صاحبہ موجود تھی, اور یہی بات کر رہے تھے ہم لوگ کے بحیثیت معاشرہ بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسا کوئی بھی وائلنس ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ جس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, تو اگر ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں جو ہے وہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہتر ہو جائے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں عورت پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عورت فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے تمام عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہناز رحمان صاحبہ, جو کہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں. تو آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا یہ جو دن منایا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی. تو یہ 25 نومبر کو تو یہ دن منایا جاتا ہے, لیکن یہ حصہ ہے ان 16 دنوں کے ایکٹیویزم کا جو دنیا بھر میں ہر سال منائے جاتے ہیں 25 نومبر سے 10 دسمبر تک. اچھا, یعنی یہ جو 16 دن کا ایکٹیویزم ہے, اس کا جو پہلا دن ہے وہ عورتوں کے تشدد کے خاتمے کے نام ہے, اور جو آخری دن ہے 10 دسمبر وہ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کے حوالے سے, کیونکہ یہ سارے حقوق آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. تو اس کا ایک تاریخی اور سیاسی پس منظر ہے. ایک بہت چھوٹا سا ملک تھا, بلکہ ابھی بھی ہے, ڈومینین ریپبلک. اچھا, اس میں وہ 1930 کی بات ہے. یہ وہ وہاں ایک عامر تھا, رافیل کچھ ایسا نام تھا, اور وہ مطلب جیسے عامروں کا ہوتا ہے جمہوری حقوق کو ختم کرنا, عورتوں کے حقوق کو ختم کرنا. اور عورتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ حقوق میں تو جو کچھ ہے تو سو ہے, لیکن جو ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتا ہے یا ان کو جو جنسی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی وہ صاحب بہت مشہور تھے.
अच्छा। तो जब उन्होंने जमहूरियत को पामाल किया, जमहूरी हकूक़ को, तो जो लोग तहरीकें चला रहे थे उनमें से 3 लोग जब जेल गए तो उनकी बीवियाँ जो हैं वो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रही थी, और इत्तेफाक से वो तीनों बहनें थीं। अच्छा। और उनको मिराबल सिस्टर्स कहते हैं, और बल्कि आप यूँ कह लें कि प्यार से उनको तितली बहनें कहते हैं, बटरफ्लाई सिस्टर्स। इन पे फिल्में भी बनी हैं, बहुत कुछ लिखा गया इन तीनों बहनों पे, क्योंकि ये सच्ची कहानी है। तो वो जो डिक्टेटर साहब थे, ज़ाहिर है उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक तो औरतें, फिर वो सियासी एक्टिविज़म कर रही हैं, फिर वो उनके जो भी उनकी कोशिशें थी उनको उनसे बेतकल्लुफ़ होने करनी, उनको उस पर भी मायूसी हो रही थी, तो उनको दोहरी तकलीफ़ थी डिक्टेटर साहब को। एक तो जमहूरी हकूक़ के हवाले से, और एक जो औरतों का हरासमेंट का मसला आपको पता है आज तक कितना शदीद किस्म का है। तो उन्होंने ये किया कि एक दिन वो जेल में अपने शौहरों से मिलके, वो बहनें जब आ रही थीं तो उनको अपने किराए के आदमी भेज के उनको डंडे और उससे बहुत मार के तकरीबन मार दिया गया। फिर उनको उनकी जीप में बिठा के पहाड़ से नीचे धक्का दे, ताकि दुनिया को ये जाहिर किया जाए कि ये एक्सीडेंट हुआ है, ये जेल से जा रही थी, इनकी जीप का एक्सीडेंट हुआ, ये मर गए। लेकिन वो दुनिया में वो बात फैली, दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरे शुरू हुए, और बाद में उसी के नतीजे में उस आमिर का तो तख्ता उल्टा गया, उसकी हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि खून नाहक छुपता नहीं है। अब ये कितनी पुरानी बात है, लेकिन 99 में अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात का एहसास हुआ कि वो जो 3 बहनें जिन्होंने जान दी थी जमहूरी हकूक़ के लिए और अपनी इज़्ज़त और आबरू को बचाने के लिए, हरासमेंट के ख़िलाफ़ जिन्होंने जद्दोजहद की थी, उनके याद में 25 नवंबर को हर साल औरतों पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाए। और जैसे मैंने कहा कि वो 16 दिन तक वो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अच्छा, जब हम तशद्दुद की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ यही आता है कि घर में मारपीट हो गई या चलो बाहर कारोकारी हो गई, और ये किसी को याद नहीं आता कि ये दिन असल में सियासी जद्दोजहद के लिए ही मनाया जाता है। यानी वो जो सियासी एक्टिविस्ट थी औरतें, उन्होंने मतलब ज़ाहिर है अपनी इज़्ज़त और आबरू के लिए भी और अपने ख़िलाफ़ तशद्दुद के लिए भी एक्टिविज़म किया, आवाज़ उठाई, लेकिन असल में हम जो बात भूल जाते हैं कि वो जमहूरियत के लिए भी लड़ रही थी। ऐसे अच्छा, जैसे आपने बात की कि 1930 में ये वाक़या हुआ और ये सारा हुआ। आज हम देखें 2023 है, आज भी हम लोग देखते हैं जमहूरियत की बात की जाए तो जमहूरियत की बका की जंग भी आज लड़ी जाती है। ख़वातीन जो हैं 1930 में जो हाल था आज भी वही हाल है। तशद्दुद के केसेस में या औरतों को हुकूक के लिए बोलना और लड़ना पड़ता है। तो मुझे बताएं, कोई चेंज आपने देखा है, कुछ बेहतरी पहले से ज़्यादा आई है या हालात मज़ीद बदतर हो गए? कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। ख़ासतौर पर अगर आप पाकिस्तान को देखें ना, तो हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी तज़ादात से भरी हुई है, इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे यहाँ। यानी एक तरफ से एक औरत वज़ीर आज़म भी है, रही है पाकिस्तान में, एक तरफ आपके और मेरी जैसी ख़वातीन भी हैं जिनसे शायद मर्द भी डरते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तशद्दुद का शिकार है, वो हरासमेंट का शिकार है। तो मैं कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि अच्छा है या बुरा है। सब कुछ साथ साथ चल रहा है। उसमें हमारी कोशिशों का, आपकी कोशिशों का, मेरा मतलब है मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, ख़ासतौर पर जब से ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए हैं तो ऐसे ऐसे टैबू सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन हो रही जो हम कभी, यानी हम सोच भी नहीं सकते थे, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि टीवी पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी। मतलब रेप पे डिस्कशन होती है, हर सारे टैबू सब्जेक्ट्स पे अब डिस्कशन होती है। क्रेडिट गोज़ टू मीडिया। और हम लोगों को, जहाँ तक हम जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, हम जो औरतों के लिए काम करते हैं, तो अगर हम कोई क्रेडिट ले सकते हैं तो ये है कि हमने लॉबिंग की, कवानीन बनवाने के लिए खासतौर पर सिंध में हमें बहुत कामयाबी हासिल हुई। जो भी औरतों के हक़ में कानून बनता है सबसे पहले सिंध में बनता है, और इसके लिए हम सिंध के लेजिस्लेटर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कानून तो वही बनाते हैं, हम तो उनके पास जाते हैं, उनसे मुतालबे करते हैं, लेकिन चाहे 8-10 साल लग जाएँ वो मुतालबे करते हैं, लेकिन बहरहाल कानून फिर बन जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है कि वो कानून तो बन जाता है लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन, अमलदारी का बड़ा मसला होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, औरत फाउंडेशन की बुनियाद आप लोगों ने रखी, इस पर काम हो रहा है। मुझे बताएं कि आप लोगों के एजेंडे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी टॉप प्रायोरिटी हैं कि इन 3 चीज़ों पर या 4 चीज़ों पर काम हो जाए तो हम समझते हैं कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं।
एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मतलब औरतों को इक़्तिसादी तौर पे ख़ुद मुख्तार बनाया जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब औरत ख़ुद कमाती है, उसके हाथ में पैसा होता है, तो उसे फ़ैसले करने की भी आज़ादी होती है, वरना उसे एक एक चीज़ के लिए मांगना नहीं पड़ता कि अब इसके लिए पैसे दे दो, उसके लिए पैसे दे दो। एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं, दूसरा हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब तक औरतें पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, असम्बलियों में नहीं पहुँचेंगी, वो अपने बारे में फ़ैसले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मर्द जो असम्बलियों में बैठे होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि औरतों के मसले हैं क्या। अब मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि जब हम यहाँ कराची में 2010 में सैलाब आया और हम वहाँ गए कैंपों में काम करने, तो यकीन मानें कि वहाँ इतनी प्रेग्नेंट औरतें थीं, फिर लड़कियाँ थीं। अच्छा, अब जो जाते हैं गवर्नमेंट के लोग, वो वही देगें पहुँचा दी, राशन दे दिया, खाना दे दिया, बिस्तर दे दिया। लेकिन ये क्योंकि हम औरतें हैं, जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि भाई उन प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो कुछ करो। किसी वक्त भी ज़ाहिर है उन्हें अस्पताल लेके दौड़ना होगा, इतनी लड़कियां हैं, उनको हर महीने जो लड़कियों की मखसूस ज़रूरियात होती हैं, उन्हें मतलब वो चाहिए होती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें औरतें ही सोच सकती हैं। और दूसरी ये कि औरत जो है वो अमन और सुकून को ज़्यादा अहमियत देती है, तो जो दुनिया में झगड़े होते हैं, तनाज़ात होते हैं, उसके बाद जो पीस टॉक्स हो रही होती हैं बड़े टेबल पे बैठ के, वही मर्द जो जंगे लड़ते हैं फिर वही टेबल पे बैठ के अमन के मुआहदे करते हैं। तो हमारा मुतालबा ये होता है हमेशा से, शुरू से, बल्कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का वो 1325 रेजोल्यूशन है, करारदाद वो पीस बिल्डिंग के हवाले से, तो उसमें भी यही मुतालबा है कि औरतों को अमन के मुज़ाकरात में, अमन की मेज़ पे औरतों को भी बिठाया जाए, क्योंकि हम के लिए सबसे ज़्यादा औरतें ही सीरियस और सिंसियर होती हैं। अच्छा, मुझे मनाज़ साहिबा ये भी बताइएगा कि हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट, जैसे आपने बात की ना कि मुख्तलिफ तज़ादात हैं, मुख्तलिफ राय सामने आती हैं, लोगों का एक आम तासुर ये भी है कि इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं या इस तरह के जब दिन मनाए जाते हैं, तो औरतों को जो है वो हुकूक डिफरेंट चाहिए। मतलब औरत चाहती है कि हम मर्द के मुकाबले आ जाएं या मर्द से आगे बढ़ जाएं, या औरत कुछ और ही चाहती है, अमन वमन से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस बारे में बताइएगा, आप क्या कहती हैं? अब ये तो लोगों के अपने अपने परसेप्शन है ना, लोग मतलब गहराई में जाए बगैर या हकीकत को जाने बगैर अपने तौर पे एक राय कायम कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए, मर्द और औरत हम बाद में, पहले हम इंसान हैं, तो हम दोनों इंसान हैं, मर्द और औरत, बल्कि अब तो ट्रांसजेंडर की बात करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, तो हम सब इंसान हैं और इंसान की हैसियत से हम बराबर हैं। हम जब बराबरी की बात करते हैं तो हम इंसान की हैसियत से बराबरी की बात करते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है कि हम औरतें हैं, तो हम बायोलॉजिकली मर्द से डिफरेंट है, तो हमारे हकूक़, हमारी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम वो वाली बराबरी नहीं चाहते कि मर्द वो सर पे बोझ उठा रहा है तो औरत से भी उठाओ। क्यों भाई, औरत की बायोलॉजी डिफरेंट है। और फिर जो हम इतना बड़ा काम करते हैं रिप्रोडक्शन का, नस्ल इंसानी को बढ़ाने का, यानी ये तो इतना अजीम काम है कि इस पे तो मैं कहती हूँ कि हम सुपीरियर हैं, मर्दों से हम सुपीरियर हैं। वो जो एक माशरे में है कि मर्द सुपीरियर है, औरत इन्फीरियर है, क्योंकि वो कमाती नहीं, क्योंकि वो कमज़ोर है। अरे भाई, तो हम तो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाते हैं, तुम एक बच्चा पैदा करके दिखाओ। आपको पता है ये तहकीक हुई है, ये जो 9 महीने हम पेट में बच्चा मैंने 2 बच्चे पैदा किए, इसलिए मैं कह सकती हूँ 9 महीने हम पेट में बच्चा लेके चलते हैं। ये एक तहकीक हुई है कि अगर उतना ही वज़न एक मर्द के पेट पे बांध दिया या 9 महीने तक उसका हर्षण नशर हो जाता है। ये तहकीक है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने भी दिस इज अ साइंटिफिक रिसर्च। तो बात ये है कि हमारी हकूक़ की बात और बराबरी की बात, तो वो हमारी कोई गैर मुनासिब या गैर ज़रूरी बात हम नहीं करते, हम सिर्फ इंसानी ऐसे से बराबरी चाहते हैं। हाँ, मतलब औरतों के अपने हुकूक हैं और मर्दों के अपने हुकूक हैं। औरतों के जो हुकूक हैं वो औरतों को मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ महनाज रहमान साहिबा मौजूद थी, जो कि हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बेटरमेंट के लिए माशरे में होनी चाहिए। जब भी हम देखते हैं कि किसी भी सोशल इशू पर बात की जाती है, तो अगर कानूनी तौर पर उसको देखा जाए तो हमें देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे कवानीन तो मौजूद होते हैं, लेकिन उस पर उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से उस जो जुर्म है उस पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किल होती है। आज का दिन अगर हम देखें तो ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद के ख़ात्मे के तौर पर इसको मनाया जा रहा है हमारे मुल्क में। इस पर भी बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं। वो कवानीन क्या है और अगर इस तरह का कोई जुल्म और तशद्दुद होता है तो इस पर क्या सज़ाएँ होती हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैफ़ी अली ख़ान, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा, ये जो तशद्दुद के बढ़ते हुए ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है, कानून हमारा क्या कहता है इस पर?
دیکھیں جی قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو تشدد کرے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس کے اوپر بہت سارے بلز بھی، بہت سارے آرڈیننس بھی بن گئے. جیسے آپ کو پتہ ہے ویمن پروٹیکشن بل آیا، وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی ہوا اور سندھ اسمبلی سے بھی ہوا. اس کے بعد ہراسمنٹ ایکٹ آ گیا، اینٹی ہراسمنٹ اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس آ گیا. اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ اینٹی ریپ ایکٹ آ گیا. تو قوانین ہیں لیکن یہاں پہ پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور مجھے تو پرسنلی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ڈے بائی ڈے ہم لوگ آگے جانے کی بجائے ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں. ہم لوگ شاید اسی دورے جہالت میں جا رہے ہیں جہاں بچیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی دفنا دی جاتی تھی، کیونکہ آج عورت کی حرمت اور عزت جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. یہ اب میں فیل کر رہی ہوں. یہ 2023 بڑا مشکل سال تھا خواتین کے لیے اسپیشلی. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو ہے لاء میں بھی اگر کوئی خاتون کسی جرم میں لائک وائٹ کالر کرائم میں اگر وہ ہوتی ہے تو اس کی بیل جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ خاتون کی اس کو پریولیج ہے کہ وہ شی از اے فیمیل، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ بھی اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ پریولیج ہے خاتون کو، اس کی بیل ہو جاتی ہے. لیکن اب میں جو دیکھ رہی ہوں اب حالات بہت ہی جو ہے نا پتہ نہیں ہم لوگ کس سمت نکل پڑے ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اب نیشنل میڈیا، میں نام نہیں کسی کا لوں گی، اب لوگوں کو خواتین کوئی بھی ہو، دیکھیں اپارٹ فرام دس تھنگ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، لیکن وہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے. تو عورت کی عزت ہم نہیں کریں گے، ہمارا معاشرہ نہیں کرے گا، تو یہ اتنے یعنی کہ اس طرح کے ایشوز ٹی وی کے اوپر ڈسکس ہی نہیں ہونے چاہیے جس طرح کے اب پروگرامز ہو رہے ہیں. تو اگر آپ نے کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ضروری ہے آپ اس کی گھر کی بیوی کو یا بیٹی کو آپ اس کے اوپر کرٹیسزم کریں گے اور اس کے اوپر آپ بات کریں گے کہ ہمارا معاشرہ اتنی پستی میں گر گیا ہے، قوانین پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور جو ہے خاتون جو ہے اس کا بد سے بدتر ہی حال ہے. اور ہراسمنٹ کے دیکھیں ہراسمنٹ کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جی ہراسمنٹ یہی ہے کہ آپ کسی پہ ہاتھ اٹھائیں یا کسی کو زخمی کریں تو ہراسمنٹ ہے. نہیں، آپ کی زبان سے اگر کوئی زخمی ہو رہا ہے تو یہ بھی ہراسمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں نا آپ کسی کو گھور کے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہراسمنٹ ہے. اب وہ خواتین کہہ دیتی ہیں کہ بھائی آپ کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو رپورٹ کر سکتی ہے. لیکن ہم جس معاشرے میں نا اگر وہ رپورٹ بھی کرے گی تو وہ کہیں گے کیا بی بی کیا مسئلہ کیا آپ کو دیکھ ہی رہا ہے نا کیا ہو گیا. ایسے تو ہم لوگ بہت ہی غلط سمت کی طرف نکل پڑے ہیں. اچھا، ہم جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ہم گھورتے بھی ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ خواتین اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں، کوئی تشدد کے واقعات بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پولیس کلچر ہے، اگر کوئی خاتون جاتی ہے رپورٹ کرانے کے لیے تو وہ کہتی ہے مجھے رپورٹ کرانا ہے، پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں میڈم آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں ہم نے کیا پہنا ہوا ہے. دیکھیں اس طرح کا جو بیہیویئر ہے، سب سے پہلے تو خاتون کا تھانے جانا، پولیس اسٹیشن جانا ہی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ہو اتنی بے باک عورت ہے کہ تھانے چلی آئی ہے منہ اٹھا کے. مطلب کیا تھا، آپ یو آر پروٹیکٹر، آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، آپ ہماری پروٹیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ لیکن اگر وہ اس وردی میں بھی ہمارے پروٹیکٹر نہیں بیٹھے ہوئے اور بجائے یہ کہ وہ غلط ریمارکس پاس کرنے کے لیے بیٹھے اور عجیب و غریب ماحول ہے، تو عورت پھر کہاں جائے وہ لے کے اپنی فریاد لے کے کہاں جائے؟ دیکھیں سائبر کرائم ایکٹ آ گیا. سائبر کرائم ایکٹ میں بہت ساری چیزیں آپ کی نالج میں ہوگا. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا لڑکیوں کو واٹس ایپ کے اوپر دھمکایا جاتا تھا، فیس بک ہیک کر لی، فیک بنا دی. اب تو لاز ایسے آ گئے کہ وہ فوراً پکڑا بھی جاتا ہے، ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے قانون آ گئے اور پورے کا پورا سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ کھلا ہوا ہے. اور جہاں بہت سارے میں نے کیس خود اپنی آنکھوں سے سالو ہوتے بھی دیکھے ہیں کہ خواتین پہلے لڑکیاں بتاتی نہیں تھی، ڈرتی تھی. کئی لوگ تصویریں رکھ لیتے تھے کہ ہم تمہاری تصویریں یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، ہم لوگ وائرل کر دیں گے، تمہیں بدنام کریں گے. تو ان سب چیزوں کے لیے پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جیسے ہم تشدد کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، مجرمان کو سزا نہیں ملتی ہے. پہلا تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا. دوسرا یہ کہ اگر گھریلو تشدد ہوتا ہے کسی پر، یا ریپ ہے یا ہراسمنٹ ہے، ان پر سزائیں ہیں کیا؟ قانون ہمارا کہتا ہے کیا اس بارے میں؟ قانون کے شریعت بھی یہی کہتی ہے، جو ریپ کی سزا ہے. اور ابھی جو اینٹی ریپ ایکٹ بنا تھا اس میں تو یہ رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی خاتون
ریپ ہوتا ہے, وہ وکٹم ہے, اور وہ سارے ایویڈنس کے بعد ڈی این اے کے بعد پروو ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے, تو اس کو امپوٹنٹ کر دیا جائے, اس کو نامرد کر دیا جائے, جس پہ مولانا حضراتوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ کیا بات ہے. وہ یہ اس لیے یہ بات ہے کہ اگر ایک بندے کو سزا ہوگی تو دوسرا بندہ وہ ایکٹ نہیں کرے گا. اگر سزائیں سخت نہیں دی جائیں گی تو یہ سب چلتا رہے گا. دیکھیں ایران میں اگر کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوتا ہے اس کو سرعام پھانسی دے دی جاتی ہے, تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات بھی کم ہوتے ہیں یا رپورٹ کم ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ سزا نہیں دیں گے کسی کو سرعام, تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لوگوں کو پتہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہے وہ جو ہے ڈی این اے رپورٹ میں ہم لوگ مینوپولیٹ کر کے چینج کر دیں گے, فرانزک چینج کر دیں گے, یہ چینج کر دیں گے. یہ سب چیزیں مینوپولیٹ ہوتی ہیں, مینجڈ ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ کیس اتنا ویک ہو جاتا ہے. میں بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں اس کے اوپر, ریپ کے اوپر, کہ ریپ میں اتنا لمبا چوڑا چلنا ہی نہیں چاہیے. آپ کے صرف اس میں ڈی این اے ہونا چاہیے کہ ہاں اس بندے نے کیا ہے, اس کو دیر اینڈ دین پھانسی دے دینی چاہیے, سزا دینی چاہیے. پہلے تو پھانسی, لیکن پھانسی کے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز نے بڑی تقریریں کی, پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں, مطلب آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی سزا نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے, دیکھیں نا ریاست مدینہ کے لوگ مثالیں دیتے, کیا تھا وہاں پہ لوگ دکانیں, میں ابھی بھی سعودی عرب آپ چلی جائیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے, لوگ اپنی دکانیں کھول کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ سزا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اور اب تو اتنا ایڈوانس زمانہ ہے کہ CCTV کیمرہ کو چھوڑے, ہر بندے کے ہاتھ میں یہ موبائلز ہیں, تو موبائل سے وہ ویڈیو بنا لے گا, وائرل ہو جائے گی, بندہ پکڑا جائے گا. ابھی بھی پچھلے دنوں ایک جو ہوا تھا کہ کسی کو, خاتون کو موٹر سائیکل پہ کوئی لڑکا جا کے ہیرس کر رہا تھا, وہ بھی تو پکڑا گیا نا. ول ہونی چاہیے. اگر آپ کی ول ہے کسی کو پکڑ کے سزا دینے کی تو ضرور وہاں پہ, لیکن ابھی تھوڑا دیر وہ اس کو ہائپ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ کیس منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ سزا دیں. جی بہت بہت شکریہ. سیفی علی خان ہمارے ساتھ موجود تھیں. آج کے پروگرام میں ہم جب بات کر رہے تھے, پورے پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے کہ قوانین موجود ہیں جیسے ہم نے بات کی, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. خواتین کے بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں ہماری جن کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے جو ہے اس طریقے سے آواز نہیں اٹھا پاتی ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے نے جو ہے وہ خواتین کو وہ سپیس نہیں دی ہوئی, ایسا ان کو ماحول نہیں دیا ہوا, اتنا کانفیڈنس نہیں دیا ہوا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے یا اگر وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو وہ اپنی آواز اٹھا کر جو ہے وہ اپنی بات کو بیان کر سکیں, یا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو جو ہے وہ بتا سکیں یا رپورٹ کر سکیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر دن آتا ہے, منایا جاتا ہے, لیکن اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ پورے سال ہی ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اگر بات کریں پاکستان کی تو اس طرح کے کیسز تو ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس طرح کے کیسز ہوتے تھے لیکن رپورٹ نہیں ہوتے تھے, لیکن اب اس طرح کے بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے کہ کیسز رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں, کچھ پکڑے نہیں جاتے, جو پکڑے جاتے ہیں وہ کچھ دن بعد آزاد ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر کام کریں تاکہ جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی یہ جو ملک ہے اس کو اسی طریقے سے سیف بنایا جا سکے جس طریقے سے باقی سب کے لیے سیف ہے. میں ہوں آپ کی شائستہ رضا. پروگرام بنام سرکار سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.